तो ये कहानी होने वाली है एक नई दुनिया की, जहाँ सब कुछ एक खेल का हिस्सा है। साकामाकी एक लड़का जो किसी से नहीं डरता, आसुका जो अपने इरादों से सबको कंट्रोल कर सकती है, और यू जो जानवरों की भाषा समझ सकती है। ये तीनों एक अजीब दुनिया में बुलाए गए हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल दुनिया नहीं है। यहाँ कई ग्रुप्स होते हैं और एक यहाँ खास गेम भी है, इसे गिफ्ट गेम कहा जाता है। इस गिफ्ट गेम में हार का मतलब है सब कुछ खो देना। तो किसने और क्यों इन्हें इस दुनिया में बुलाया है, हमें आगे ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत में एक लड़का साकामाकी नदी के पास पड़ा होता है। फिर वो देखता है कि कुछ बुलीज एक कमजोर लड़के को पीट रहे हैं और उसके कपड़े उतार के उसे नदी में फेंकने की कोशिश करने वाले हैं। साकामाकी उठता है और उन पर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है, पर जब वो पत्थर फेंकता है तो उससे पानी में काफी तेज धमाका होता है। बुलीज ये देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी साकामाकी देखता है कि आसमान से एक एनवेलप गिर रहा है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। इसके बीच एक लड़की जिसका नाम आसुका है अपने कमरे में बैठी होती है और एक एनवेलप पकड़ी होती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। वो सोच रही होती है कि ये कमरे में आया कैसे। जब वो अपनी मेड से पूछती है कि उसकी एब्सेंस में कोई उसके कमरे में आया था क्या, तो मेड बताती है कि उसके पास ही चाबी है और किसी ने हिम्मत नहीं की उसका कमरा खोलने की। आसुका को लगता है कि शायद ये किसी का प्रैंक हो सकता है। दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम यू है, उसे भी उसकी कैट एक लेटर लेकर आती है। जब वो उस लेटर को खोलती है तो वो एक ऑफर पढ़ती है। इसमें लिखा होता है कि अगर वो अपना परिवार और पोजेशन छोड़ दे तो उसे पता चलेगा कि वो कितनी पावरफुल है, और उसे लिटिल गार्डन में इनवाइट करती है। वो उसे पढ़ ही रही होती है, तभी एक तेज रोशनी लेटर से निकलती है और वो एकदम से गायब हो जाती है और खुद को आसमान से गिरते हुए पाती है। उसके साथ साथ दो और अनजान लोग थे, साकामाकी और आसुका। इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। इसके बाद ये पानी में लैंड करते हैं। बाद में उन्हें ये समझ आता है कि सबको वही मिस्टीरियस मैसेज मिला है। जब वो सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक मिस्टीरियस लड़की जिसके खरगोश के कान होते हैं घास में छुपी होती है और उन्हें देख रही होती है, पर वो हैरान होती है जब वो उसके होने का एहसास कर लेते हैं और उसे आगे आने को कहते हैं। घबराते हुए वो लड़की पेड़ के पीछे से निकलती है। साकामाकी इम्पेशेंट होकर ट्री के पास जाता है और एक ही ब्लो में ट्री को काट डालता है ताकि वो सामने आ सके। जब वो उसे देखते हैं तो उसकी अपीयरेंस देखकर सरप्राइज होते हैं। वो सोच रहे होते हैं शायद ये कोई जासूस हो सकती है। वो सब उस पर अटैक करते हैं, पर वो उनके सडन अटैक से बचती रहती है जब तक आसुका अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करती। वो आसमान में उड़ते वर्ड्स को कमांड करती है ताकि वो उस लड़की को पकड़कर रोक सके। जब वो गिर जाती है तो वो उनसे शांति बनाए रखने के लिए कहती है, समझाती है कि वो दुश्मन नहीं है। फिर वो लोग बारी बारी से इस बेचारी के कान पकड़कर खींचने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये इसके असली कान हैं। फिर वो उन्हें बताती है कि वो ही वो शख्स है जिसने उन्हें इस दुनिया में बुलाया है, जिसका नाम है लिटिल गार्डन, जहाँ वो गिफ्ट गेम में हिस्सा ले सकते हैं। वो समझाती है कि वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो सुपर पावर्स रखते हैं एक नॉर्मल दुनिया में, और गिफ्ट गेम उन्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने का पूरा मौका देता है। गेम के प्राइजेस, गिफ्ट, पैसे, रिसोर्सेस और लोग भी हो सकते हैं। इन रिवॉर्ड्स को जीतने के लिए उन्हें गिफ्ट गेम के होस्ट के द्वारा सेट किए गए कंडीशंस को मीट करना होगा। वो उन्हें वार्न करती है कि गेम के दौरान खतरा हो सकता है और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए वो सजेस्ट करती है कि वो एक ग्रुप बनाएं, क्योंकि इस दुनिया में लोग ग्रुप्स में रहते हैं। वो उन्हें अपने ब्लैक रैबिट ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका देती है, पर साथ ही ये भी कहती है कि गिफ्ट गेम में हारने का अंजाम काफी भयानक हो सकता है, यानी कि मौत भी। साकामाकी को शक होता है कि वो उनका टेस्ट ले रही है, पर वो उनसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो गेम में हिस्सा मत लो, चॉइस आपकी है। जल्द ही उसे रिग्रेट होता है कि कहीं ये लोग सच में पार्टिसिपेट करने से मना ना कर दें। आसुका और साकामाकी उससे रूल्स के बारे में पूछते हैं और वो जवाब देती है कि हर इंसान को सामने रखे कार्ड्स में से रैंडम कार्ड उठाना होगा। आसुका फिर पूछती है कि क्या वो अपने मेथड यूज करके कार्ड चुन सकती है, और बनी गर्ल समझाती है कि सब मेथड अलाउड है जब तक वो रूल्स नहीं तोड़ते। वो ये भी मेंशन करती है कि उसकी बनी आई और बनी ईयर्स सेंट्रल पार्क नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, इसीलिए कोई चीट नहीं कर सकता। साकामाकी सोचता है कि टेबल पर कोई चिप्स क्यों नहीं है, और बनी उन्हें बताती है कि क्योंकि ये उनकी यहाँ पर पहली विजिट है तो वो चिप्स के बिना ही खेल रहे हैं, पर वो अपनी इज्जत को दांव पर लगा सकते हैं अगर वो चिप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। इसके बाद यू पूछती है कि अगर वो जीत गए तो क्या होगा। इस पर बनी कहती है कि किंग की मेड होने के नाते वो उनकी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी कर सकती है, पर साकामाकी का टारगेट कुछ और ही लग रहा था। पर बनी ऐसी वैसी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए पहले ही मना कर देती है। अब सब मिलकर तय करते हैं कि वो गेम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद उनके सामने एक रूल्स की लिस्ट अपीयर होती है जिसमें रूल्स और जीतने के तरीके होते हैं। उसे पढ़ने के बाद वो कार्ड्स देखते हैं और बनी गेम की शुरुआत अनाउंस करती है। साकामाकी सबसे पहले अपना कार्ड उठाता है और टेबल पर जोर से हाथ मारता है, जिससे कार्ड्स इधर उधर बिखर जाते हैं। बनी को लगता है कि इनका तरीका गलत है, पर उसे सेंट्रल नेटवर्क से सिग्नल मिलता है कि उनके कार्ड चुनने का तरीका बिल्कुल सही है। कार्ड्स पलट जाने से आसुका और यू को
अपने कार्ड्स मिल जाते हैं जिससे वो जीत जाते हैं। पर अभी साकामाकी नहीं जीता था, पर साकामाकी ने अपने कार्ड्स की पोजीशन पहले से ही याद कर ली थी और वो अपना कार्ड ही उठाता है जिससे वो भी जीत जाता है। इनका गेम देखकर बनी को समझ आ जाता है कि ये कोई नूब नहीं है। इसके बाद साकामाकी उससे पूछता है कि क्या ये दुनिया सच में इंटरेस्टिंग है, और बनी गारंटी देती है कि लिटिल गार्डन उनकी दुनिया से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस दौरान रेरी अपने असिस्टेंट के साथ कासल में चली जाती है। जिन देखता है कि बनी नए लोगों के साथ आ रही है, वो उससे उनके बारे में पूछता है, पर बनी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि साकामाकी इनके साथ नहीं है। आसुका समझाती है कि वो इस दुनिया का टूर करने गया है और उसने रिक्वेस्ट की थी कि वो बनी को उसके बारे में ना बताए। बनी डिसाइड करती है उसे खुद ढूंढने का और जिन से कहती है कि वो दूसरों का ध्यान रखे। अब उसके बाल और कॉस्ट्यूम पिंक हो जाते हैं, जिसके बाद वो फ्लैश स्पीड से साकामाकी को ढूंढने निकल जाती है। इधर पार्क के अंदर जिन उन्हें एक सिटी का टूर कराता है जहाँ इंसान और काफी घर होते हैं। वो समझाता है कि पार्क को एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव बैरियर सनलाइट से बचाता है, जिससे आसुका को ये रियलाइज होता है कि वैम्पायर्स भी पार्क के रेसिडेंट्स में रह रहे हैं। जिन मेंशन करता है कि पार्क में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इंक्लूडिंग डीमंस, स्पिरिट्स, ह्यूमंस और हाइब्रिड्स, पर सब पीसफुली रहते हैं। इस दौरान एक मिस्टीरियस फिगर दूर से उन्हें देख रहा होता है। इसके बीच हम बनी को देखते हैं जो अब तक साकामाकी को ढूंढ रही होती है। वो उसे ढूंढती हुई वाटरफॉल के पास आ जाती है जहाँ वो शोर सुनती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि साकामाकी वहाँ खड़ा होता है। साकामाकी उसके बालों के बदले हुए कलर को देखकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो इस बात को टालते हुए कहती है कि वो इतनी दूर क्यों आ गया, जिस पर वो कहता है कि वो इस दुनिया के आखिरी छोर पर आ गया है और यहाँ एक किंग को चैलेंज भी कर दिया है। वो बताता है कि सरपेंट ही उससे कोई गेम चूज करने के लिए कह रहा था, तो उसने सरपेंट को ही चैलेंज कर दिया और अपना दम दिखाने के लिए कहा। इस बात से सरपेंट किंग काफी नाराज है और साकामाकी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। सरपेंट साकामाकी को वार्न करता है और कहता है कि इतनी नक्शेबाजी ठीक नहीं, क्योंकि उसे हराना आसान नहीं होगा। बनी साकामाकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस रिट्रीट करे, पर वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो इस फाइट को एक्सेप्ट कर चुका है और खत्म भी करेगा। इसके बाद सरपेंट अटैक करने के लिए एक मासिव टोर्नेडो बनाता है, पर साकामाकी बनी को सरप्राइज कर देता है जब वो एक ही मूव में टोर्नेडो को तोड़ देता है। इसके बाद वो सीधा सरपेंट की तरफ जंप करता है और एक नॉकआउट ब्लो देता है जो उसके सर तोड़ देती है और सरपेंट ढीला होकर गिर जाता है और इस तरह बेचारे का गेम ओवर हो जाता है। बनी शॉक्ड थी कि एक इंसान इतनी अर्ली स्टेज में एक सरपेंट को कैसे हरा सकता है। दूसरी तरफ जिन एक रेस्टोरेंट में आसुका और यू के साथ बैठे हुए था। इस दौरान यू हैरान हो जाती है जब वेट्रेस उसकी कैट की लैंग्वेज समझती है और उससे बात भी करती है। इसीलिए आसुका यू से उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछती है। यू बताती है कि वो पेट्स जैसे वर्ड्स, कैट्स और डॉल्फिन्स की लैंग्वेज समझ सकती है। फिर वो आसुका से उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछती है क्योंकि शायद उसके पास भी यू के जैसे ही एबिलिटीज हैं, क्योंकि उसने बनी को वर्ड्स की मदद से पकड़ा था। अब जैसे ही आसुका अपनी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली थी, तभी एक आदमी वहां आकर उन्हें इंटरप्ट कर देता है। वो अपने आप को फॉरेस्ट गैरो कम्युनिटी का लीडर गैल्डो बताता है। इधर बनी को वाटर सैपलिंग नाम का एक आइटम मिल जाता है क्योंकि साकामाकी ने सरपेंट किंग को हरा दिया था और वो खुश थी कि इस आइटम की मदद से अब उन्हें दूसरी कम्युनिटी से पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साकामाकी उससे पूछता है कि क्या वो उनसे कुछ छुपा रही है और क्यों उसने अपनी इस दुनिया में उन्हें बुलाया है, पर बनी इसका वही जवाब देती है कि उसने उन्हें सिर्फ इसीलिए बुलाया है क्योंकि उनके पास पावर्स थी और वो उन्हें एक एक्साइटिंग और स्पेशल एक्सपीरियंस देना चाहती थी। लेकिन साकामाकी को ऐसा नहीं लगता और वो अज्यूम करता है कि शायद उनका ग्रुप बहुत कमजोर है और इस दुनिया में धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए उसे इनकी मदद चाहिए। उसका शक कंफर्म हो जाता है जब वो बनी को खामोश और नर्वस पाता है। दूसरी तरफ गैल्डो आसुका और यू को ऑफर दे रहा था कि वो ब्लैक बनी के ग्रुप के बदले उसके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इधर बनी फाइनली एडमिट करती है कि साकामाकी ठीक कह रहा है, उनका ग्रुप वाकई खत्म हो रहा है क्योंकि एक दुश्मन ने उनके काफी ज्यादा मेंबर्स को एलिमिनेट कर दिया है। इधर गैल्डो बताता है कि जिन एक बच्चा है जो सिर्फ नाम का ही लीडर है और इस तरह हमें पता चलता है कि उसकी कम्युनिटी को आखिर हुआ क्या था। असल में वो डीमन लॉर्ड था जिसने उसकी कम्युनिटी को खत्म कर दिया। डीमन लॉर्ड ने जिन की कम्युनिटी को गिफ्ट गेम में चैलेंज किया और ओवरनाइट पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। डीमन लॉर्ड असल में पूरे लिटिल गार्डन के लिए ही खतरा है और जब डीमन लॉर्ड किसी को गिफ्ट गेम में चैलेंज करता है तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जिनकी कम्युनिटी से उसका नाम और बैनर भी ले लिया गया, इसीलिए अब इनकी कम्युनिटी को नो नेम से जाना जाता है। इधर बनी साकामाकी को बताती है कि अब उनके पास गिफ्ट गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई मेंबर नहीं बचा। जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो हैं उसके मास्टर
मास्टर जिन और दूसरी वो खुद, और बाकी के सब सिर्फ 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं। साकामाकी सजेस्ट करता है कि वो एक नया ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, पर बनी समझाती है कि उनका प्लान अपने दोस्तों और उनकी जगह को प्रोटेक्ट करना है और अपना नाम और लोगो डीमन लॉर्ड से वापस लाना है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है साकामाकी और दूसरों की पावर्स पर भरोसा करने के अलावा। बनी साकामाकी से मदद के लिए रिक्वेस्ट करती है। साकामाकी को ये आइडिया ठीक लगता है और वो उनकी मदद करने का वादा भी करता है। वो कहता है कि डीमन लॉर्ड को हराकर वो उनके ग्रुप के नाम और बैनर दोनों को वापस लाएगा। बनी खुशी से फूली नहीं समाती और फिर से पिंक बनी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दूसरी तरफ गैल्डो आसुका और यू को अभी भी अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए ग्रुप की खासियत बता रहा था। वो कहता है कि उनका ग्रुप काफी ताकतवर लोगों से भरा हुआ है और वो हर बार गिफ्ट गेम में जीतते हैं, इसीलिए ये एरिया उनके कंट्रोल में आता है। लेकिन वो शॉक्ड रह जाता है जब आसुका और यू उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते और जिनके ग्रुप में रहने का फैसला करते हैं। आसुका कहती है कि वो पहले से अमीर है, दिल से भी और वैसे भी, तो उसे उसके पावरफुल और रिच ग्रुप में ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू भी ये कहते हुए रिजेक्ट कर देती है कि उसका यहाँ सिर्फ एक ही मकसद है और वो है दोस्त बनाना। ये सुनकर आसुका उसकी तरफ पहला दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। गैल्डो का उनके इस डिसीजन से मूड खराब हो जाता है और पूछता है कि आखिर वो इतनी अच्छी ऑफर को कैसे ठुकरा सकते हैं, वो भी एक लूजर ग्रुप के लिए। वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। इसी बीच आसुका उससे अपनी चोंच बंद करने के लिए कहती है और वो अपनी चोंच बंद कर भी लेता है और कुछ बोल नहीं पाता, जिससे हमें आसुका की पावर्स के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद वो उससे चुपचाप बैठकर उसके सवालों का जवाब देने के लिए कहती है। फिर आसुका उससे सवाल करती है कि तुम तो कोई डीमन लॉर्ड नहीं लगते, तो तुम्हारा ग्रुप इतने सारे गिफ्ट गेम चैलेंजेस में कैसे जीतता है। गैल्डो का अपने मुंह पर काबू नहीं था, इसीलिए धीरे धीरे सब कुछ बकने लगता है। वो कहता है कि उनका ग्रुप बाकी ग्रुप के बच्चों को किडनैप करके उन्हें ब्लैकमेल करते थे, जिससे वो आसानी से गिफ्ट गेम में जीत जाते थे। आसुका किडनैप हुए बच्चों के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि गैल्डो ने उन्हें पहले ही ठिकाने लगा दिया है। वो ये भी एडमिट करता है कि अगर ये राज बाहर आया तो उसका ग्रुप खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसने बच्चों की बॉडीज को छुपा दिया। आसुका हैरान थी कि तब से ये एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था और अंदर से एक मॉन्स्टर है। गैल्डो गुस्से में काबू से बाहर हो जाता है और एक टाइगर में बदल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता यू उस पर काबू पा लेती है। आसुका उसे दो ऑप्शन देती है, पहला ये कि वो इन सबको मार कर भाग जाए, जो वो कर नहीं पाएगा, और दूसरा ये कि वो उनके साथ गिफ्ट गेम में खेले, यानी कि जिनके और गैल्डो के ग्रुप के बीच एक गिफ्ट गेम चैलेंज। जब ये बात बनी को पता चलती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इनके ग्रुप का उनके सामने कोई चांस ही नहीं है। पर अब चैलेंज दे ही दिया गया है तो ये अब अनअवॉइडेबल है। दोनों समझाती हैं कि वो गुस्से में थी और बिना नतीजे के सोचे चैलेंज कर दिया। बनी जिनसे पूछती है कि गैल्डो के ग्रुप से चैलेंज की नौबत आ कैसे गई। जिन भी आसुका और यू का साथ देते हुए कहता है कि गैल्डो वाकई बुरा इंसान है, इसीलिए उसने आसुका और यू को नहीं रोका। बनी फिर भी थोड़ी चिल थी, क्योंकि उसे पता था कि साकामाकी की मदद से वो आराम से जीत सकते हैं। पर साकामाकी साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने गैल्डो को चैलेंज नहीं किया था, बल्कि उन दोनों ने किया, और वैसे भी यू और आसुका चैलेंज को आराम से हैंडल कर सकती हैं। इसके बाद वो सब बनी के साथ 1000 आइज नाम की ग्रुप से मिलने जाते हैं, जो एक बड़ी कम्युनिटी है जो लिटिल गार्डन के बारे में सब कुछ जानती है। जब वो 1000 आइज के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो एक लड़की जिसका नाम शिरो यासा है उनकी तरफ तेजी से आती है और बनी का बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है। इसके बाद बनी उसे अपने आप से दूर फेंकती है और साकामाकी भी अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराता है। शिरो फिर अपने आप को 1000 आइज सोसाइटी के मैनेजर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और उन्हें अपने ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के बारे में बताती है कि उनका ग्रुप लिटिल गार्डन में 4th गेट पर है। यू गेट सिस्टम के बारे में और पूछती है तो बनी बताती है कि उनका ग्रुप नो नेम 7th गेट पर आता है और जो ग्रुप जितना सेंटर के करीब रहता है वो उतना ही ताकतवर होता है, जबकि उनका खुद का ग्रुप बाहरी एरिया में पड़ता है। साकामाकी, आसुका और यू तीनों एक्साइटेड हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि शिरो अपने गेट में सबसे ताकतवर होस्ट है और वो उससे फाइट करके अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। बनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर शिरो फन के लिए फाइट करने के लिए एग्री कर लेती है। शिरो एक कार्ड निकालकर साकामाकी से पूछती है कि क्या वो लोग चैलेंज के लिए तैयार हैं। तभी अचानक आसपास का एरिया एक एरेना में चेंज होने लगता है और एक खाली डेजर्ट में स्पॉन हो जाती हैं। शिरो उन्हें बताती है कि ये जगह उसके गेम बोर्ड्स में से एक है और रिवील करती है कि वो एक्चुअली लिटिल गार्डन में एक डीमन लॉर्ड में से एक है। साकामाकी उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करता है और बताता है कि ये जगह ताकत आजमाने के लिए वाकई परफेक्ट है। अब शिरो गेम शुरू करने का डिसाइड करती है और एक बर्ड प्रेजेंट करती है जिसका आधा बॉडी एक एनिमल का है और उसका नाम ग्रिफिन है, जो बर्ड्स और एनिमल्स दोनों का किंग है। शिरो
वो साकामाकी को बताती है कि तुम्हारी ताकत और विजडम को ग्रिफिन के जरिए टेस्ट किया जाएगा और उन्हें रूल्स की एक लिस्ट पकड़ा देती है। जीतने का एक ही तरीका है और वो है ग्रिफिन की पीठ पर बैठकर लेक का एक चक्कर लगाना। यू पहले फेस करने का डिसीजन लेती है और सीरो उसकी एबिलिटी से हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि वो ग्रिफिन से बात कर सकती है। ग्रिफिन यू से कहता है कि मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगा रहा हूँ, तुम बदले में दांव पर क्या लगाना चाहोगी। इस पर यू अपनी जिंदगी को दांव पर लगाती है और कहती है कि अगर वो ये चैलेंज हार जाती है तो वो डिनर में उसे खा सकता है। जब सीरो चैलेंज की शुरुआत करती है, ग्रिफिन आसमान में तेजी से उड़ान भरता है और यू उसकी हवा में उड़ने की एबिलिटी से काफी अमेज होती है। इसके बाद वो माउंटेन का चक्कर लगाने लगती हैं। इस बीच यू को अपने पिता की दी हुई एडवाइस याद आती है कि ग्रिफिन को कैसे हैंडल करना है। अचानक ग्रिफिन उसे इंटरप्ट करता है और वार्न करता है कि दिन में सपने देखोगी तो मेरा खाना बनने में देर नहीं लगेगी। ग्रिफिन फिर अपनी फुल स्पीड का यूज करता है ताकि वो यू को अपने ऊपर से गिरा सके। इस दौरान साकामाकी को रियलाइज होता है कि यू की पावर सिर्फ एनिमल से बात करने की नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। यू अपने गले के पेंडेंट को कस के पकड़ लेती है जो उसे उसके पिता ने दिया था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उस पेंडेंट ने रिकवरी में उसकी काफी मदद की थी। इसके बाद वो ग्रिफिन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो जीतती है तो उसे अपना दोस्त बनाना चाहेगी। जब वो जीतने वाली होती है तो बनी को एहसास होता है कि यू की हालत खराब हो रही है और वो गिर सकती है, पर सब उसे इनकरेज करते हैं और जैसे तैसे यू ग्रिफिन से जीत जाती है और इसी के साथ ग्रिफिन उसे विनर मान लेता है। लेकिन अचानक से यू उसकी पीठ से गिरने लगती है। जब बनी उसकी मदद करने की कोशिश करती है तो साकामाकी उसे रोक लेता है, कहता है कि यू अपने आप को संभाल लेगी। फिर यू का पेंडेंट अचानक से चमकने लगता है जिसकी मदद से वो इनविजिबल स्टेयर से नीचे उतर के आने लगती है और सेफली जमीन पर आ जाती है। साकामाकी उसके पास आता है और कहता है कि उसकी प्रेडिक्शन सही थी और उसको ये समझ आता है कि उसकी पावर्स दूसरे एनिमल्स की एबिलिटीज को बोरो करना और उन्हें यूज करना है। वो समझाती है कि उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो ग्रिफिन की दोस्त बनना चाहती थी। फिर ग्रिफिन उसके पास आता है और उससे कहता है कि अपने नेकलेस को अच्छे से यूज करना। सिरोयासा उसकी एबिलिटीज की तारीफ करती है और उसके नेकलेस के बारे में पूछती है। जब वो आसपास देखती है तो पता चलता है कि नेकलेस सर्कुलर ट्री ऑफ लाइफ के शेप में कार्व किया हुआ है जो कि यूनिटी का प्रतीक है। वो उनकी जीत को सेलिब्रेट करने का फैसला करती है और उन्हें 3 अलग अलग कार्ड्स देती है। तीनों को ये समझ नहीं आता कि कार्ड्स गिफ्ट के रूप में क्यों दिए गए हैं। जब सिरोयासा साकामाकी के कार्ड को देखती है तो पाती है कि कार्ड अनोनिमस है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और डीमन किंग को देखने के बाद भी साकामाकी की अकड़ अब तक बनी हुई है। इसके बाद वो एक अनजान आइलैंड पर जाते हैं जो काफी बंजर पड़ा हुआ है। साकामाकी उससे डीमन किंग के गिफ्ट गेम के टाइम के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि सिर्फ 3 साल हुए हैं जब से उसने जीत हासिल की है। लेकिन आइलैंड की हालत देखकर साकामाकी को लगता है जैसे 200 साल गुजर चुके हों। दूसरी तरफ एक वैम्पायर गैल्डो का खून पीता है और बदले में एक मॉन्स्टर गिफ्ट देता है ताकि वो साकामाकी की टीम का सामना कर सके। उसके बाद रैबिट आइलैंड पर वही वाटर ट्री लगाती है और हर जगह से पानी बहने लगता है। आइलैंड फिर से जीवित लगने लगता है। जिनको लगता है कि ये उनके ग्रुप को दोबारा से खड़ा करने की शुरुआत है। आसुका और यू काफी खुश होते हैं कि वाटर ट्री की वजह से आइलैंड अब फिर से जीवित हो गया है। आसुका बोलती है कि बच्चों की वजह से बाथ टब भी इम्प्रूव हो गया है। बनी कहती है कि जो लोग गिफ्ट गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो लोग अलग अलग चीजों में मदद करते हैं। आसुका अपनी लाइफ के बारे में सोचती है कि वो मजा करने के लिए आई थी लेकिन अब उसे जिम्मेदारी महसूस होती है इस ग्रुप और इसके लोगों के लिए। यू बोलती है कि अगर वो गिफ्ट गेम में जीत जाते हैं तो उन्हें काफी मजा आएगा। बनी भी एग्री करती है और कहती है कि उन्हें गिफ्ट गेम का मजा लेना चाहिए और बेस्ट प्लेयर्स बनने पर ध्यान देना चाहिए। रात को गैल्डो के फॉलोअर्स आइलैंड पर कुछ बच्चों को किडनैप करने के लिए चुपके से आते हैं लेकिन वो साकामाकी को देखकर चौंक जाते हैं जो उन पर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है। वो पत्थर एक बड़ा एक्सप्लोजन करता है जिससे जिन की नींद खुल जाती है। जब जिन साकामाकी के पास आता है तो साकामाकी कहता है कि ये लोग गैल्डो के ग्रुप के घटिया लोग हैं। उसके फॉलोअर्स साकामाकी की ताकत को देखकर हैरान हो जाती हैं और कहते हैं कि वो अफवाहें जो चल रही थी सरपेंट मॉन्स्टर को हराने के बारे में वो सच थी। वो लोग साकामाकी से माफी मांगते हैं और उससे गैल्डो के ग्रुप को तबाह करने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो खुद भी उससे कई सालों से नफरत करते हैं। साकामाकी उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा देता है। वो लोग उससे मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो गैल्डो के नीचे काम करते करते थक गए हैं। काम हम लोग करते हैं लेकिन डीमन किंग से सबसे ज्यादा इनाम वो पाता है। फिर वो सोचते हैं कि जो हॉस्टेजेस गैल्डो ने किडनैप किए थे उनका क्या हुआ। जिन कहता है कि गैल्डो ने उनको पहले ही ठिकाने लगा दिया है। साकामाकी इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि जिन वो बंदा है जो उनका बदला लेगा और बुरे लोगों को हराएगा। जिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये वो क्या बकवास कर रहा है। इस बीच बनी आसुका और यू के लिए कपड़े लेकर आती है और कहती है कि सिरोयासा ने ये कपड़े देने को कहा था। जब आसुका वो ड्रेस पहनती है तो बनी बताती है कि उस ड्रेस का एक मैजिक
मैजिकल ऑरा है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा और गिफ्ट गेम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि कल ही होने वाला है। दूसरी तरफ जब साकामाकी और जिन वापस पैलेस आते हैं तो जिन ये सोचता है कि साकामाकी ने डीमन किंग को हराने का वादा क्यों किया और वो क्या सोच रहा था। अब जिन को लग रहा था कि ये अनाउंसमेंट उनको दुनिया के सारे डीमन लॉर्ड्स की नजरों में लाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन साकामाकी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आने वाले खतरों से अनजान है। जिन कहता है कि उन्हें कल का गिफ्ट गेम जीतना जरूरी है ताकि उनका ग्रुप ज्यादा ताकत और रिसोर्सेज इकट्ठा कर सके। साकामाकी एग्री करता है और कहता है कि जीतने के लिए उन्हें ज्यादा ताकत की जरूरत है क्योंकि उनके ग्रुप के पास नाम और बैनर जैसे एसेंशियल एसेट्स नहीं है। अगर उन्हें सब कुछ वापस पाना है तो उन्हें स्ट्रॉन्ग लोगों को पीछे छोड़कर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। साकामाकी कहता है कि अब उनके पास कोई ज्यादा चॉइसेस नहीं है। अपने लीडर जो कि जिन रसेल है उसका नाम यूज करके ही ग्रुप की खोई हुई ताकत और नाम वापस लाना पड़ेगा। अगर वो कल जीत जाते हैं तो और ज्यादा लोग उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे और उनका ग्रुप दोबारा से एक्सपेंड होने लगेगा। जिनको ये आइडिया बुरा नहीं लगता, लेकिन वो साकामाकी को याद दिलाता है कि उनका ग्रुप 1000 आइज की लीडरशिप के नीचे काम करता है और 1000 आइज कम्युनिटी जिन के लोगों को गेम्स के प्राइजेस के रूप में यूज करती है। साकामाकी धीरे से कहता है कि अगर वो कल का गेम जीत जाते हैं तो उसके फ्रेंड्स बिना नुकसान के वापस आ जाएंगे। जिन खुश होता है और साकामाकी को अपनी साइड पाकर उसे कल के जीत पर यकीन है। इधर गैल्डो के फॉलोअर्स अपने फेल्ड मिशन के बाद वापस आते हैं और गैल्डो उन्हें अपनी टाइगर फॉर्म में चीर फाड़ कर देता है और वैम्पायर को शक होता है कि गैल्डो इस हालत में कल का गेम जीत पाएगा भी या नहीं। अगले दिन साकामाकी और उसके साथी गैल्डो को चैलेंज करने फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। बनी उन्हें बताती है कि आज का गेम प्लेग्राउंड के बदले रेसिडेंशियल एरिया में होगा। अब जब जिन एक ग्लोइंग ट्री को टच करता है तो उससे एक डीमन की ताकत का एहसास होता है। इसके बाद साकामाकी सजेस्ट करता है कि वो गैल्डो को रूल्स तोड़ने के लिए मजबूर करके गेम जल्दी खत्म कर दे। आसुका को चिंता होती है और वो कहती है कि अगर वो लड़ेगी तो वो सिर्फ उन पर मुसीबत बनेगी। साकामाकी जिन के कान में धीरे से बोलता है कि अगर वो हार गए तो उसके पास बैकअप प्लान रेडी है और फिर वो लोग फॉरेस्ट के अंदर और आगे जाने लगते हैं। यू अपने सेंसेस से आसपास के क्रीचर्स या मॉन्स्टर्स को सेंस करने की कोशिश करती है, पर ना ही मॉन्स्टर थे और ना ही कोई छुपा हुआ हथियार। लेकिन अचानक से वो रुकती है और बताती है कि उसने गैल्डो को लोकेट कर लिया है। वो एक अबेंडेंड घर की ओर इशारा करती है जो एक हंटिंग ट्रैप जैसा लग रहा था। जब वो अंदर जाते हैं तो वो गैल्डो को उसके व्हाइट टाइगर फॉर्म में देखते हैं जो नॉर्मल टाइगर से ज्यादा खतरनाक था और ताकतवर था। इस बीच साकामाकी और बनी गैल्डो की दहाड़ को सुनते हैं, लेकिन बेवकूफ साकामाकी सोचता है कि यू ही टाइगर बन गई है। वो उस आवाज की तरफ देखने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जिन रियलाइज करता है कि गैल्डो ने वैम्पायर पावर्स हासिल कर ली हैं। तभी उसकी नजर एक तलवार पर जाती है जो दीवार में थी और सोचता है कि शायद ये वो हथियार हो सकता है जो उन्हें गैल्डो को हराने के लिए चाहिए। लेकिन गैल्डो उन पर अटैक करने लगता है। आसुका गैल्डो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती। इधर यू गैल्डो के अटैक से बच के उसे रोके रखती है और सबको यहाँ से भागने का मौका देती है, लेकिन जिन उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। तब आसुका अपनी एबिलिटी यूज करके जिन को फोर्स करती है कि वो भाग जाए। भागते टाइम जिन उसे उठा लेता है और दोनों एक साथ भाग जाते हैं। यू तलवार की तरफ छलांग लगाकर उसे उठाती है और गैल्डो के सामने खड़ी हो जाती है, लड़ने के लिए तैयार। जिन आसुका को लेकर काफी दूर तक भागता है जब तक वो उसे रुकने के लिए नहीं कहती। फिर जिन होश में आता है और उसे बताता है कि गैल्डो को कंट्रोल करने वाला वैम्पायर है और उसने मैजिक सीखकर इंसानी रूप लेना भी सीखा है और अब वो फॉर्मर डीमन किंग की ताकत की वजह से डीमन बन गया है। उनकी बातचीत को यू इंटरप्ट करती है जो पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वो जिनके हाथों में बेहोश हो जाती है। अब आसुका तलवार उससे ले लेती है और गैल्डो को रोकने के लिए वापस जाने का फैसला करती है। रास्ते में आसुका को एक लैंप मिलता है जिसे वो यूज करके उस घर को जलाने का प्लान बनाती है जिसमें गैल्डो छुपा था। जब गैल्डो घर से बाहर आता है तो आसुका उससे एक ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। स्वॉर्ड को देखकर गैल्डो भड़क जाता है और उस पर अटैक करता है और उसकी टांगों को जख्मी कर देता है। आसुका भागकर उसे दूर ले जाती है और फिर आगे जाकर लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करती है। वो अपनी पावर का यूज करके जड़ों को कंट्रोल करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। इससे हमें उसकी ताकत के बारे में और ज्यादा पता चल पाता है। असल में उसके मुंह से निकले शब्दों की मदद से वो इंसानों और जानवरों के साथ साथ एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकती है। गैल्डो ये देख हैरान था, लेकिन गैल्डो अपने क्लॉज से अपने आप को छुड़ा लेता है। अब गैल्डो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन आसुका तलवार का इस्तेमाल करके एक खतरनाक अटैक थ्रो करती है जो उसे राख में बदल देता है और इस तरह आसुका गेम जीत जाती है। अगली सुबह गैल्डो के फॉलोअर्स को उसकी डेथ के बारे में पता चल जाता है और उनका ग्रुप खत्म हो जाता है। जिन अभी भी बेहोश यू की देखभाल कर रहा था। इसके बाद बनी वापस आ जाती है। बनी यू को देखकर ट्रीटमेंट के लिए सीधा हेडक्वार्टर निकल जाती है। जिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता
है और साकामाकी से कहता है कि वो कुछ नहीं कर पाया। साकामाकी उसे समझाता है कि वो जीत गए हैं और तुम्हारी ही वजह से यू भी बच गई है। इसके बाद साकामाकी अनाउंस करता है कि गैल्डो को हराने के बाद उनका ग्रुप फिर से एक नाम और बैनर के साथ खड़ा हो जाएगा। साकामाकी सबसे कहता है कि जिनका नाम उनके ग्रुप की पहचान बनेगा, जिससे सबको याद रहेगा उस पर्सन के बारे में जिसने डीमन किंग को हराया था। सब लोग चीयर करते हैं और वो वैम्पायर दूर से ये सब देख रहा था। कुछ दिनों बाद बनी की अच्छी देखभाल से यू की तबीयत ठीक होने लगती है। बनी साकामाकी से पूछती है कि क्या वो सच में गिफ्ट गेम में पार्टिसिपेट करेगा जैसा जिन ने कहा था। साकामाकी कंफर्म करता है और कहता है कि उसने जिन से वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगा ताकि उनका ग्रुप फिर से सब कुछ वापस पा सके। फिर वो बनी से पूछता है कि अगला डीमन लीडर कैसा दिखता है और कौन है, जिस पर वो बताती है कि उसका नाम लेटिसिया है और उसने ही उसे काफी चीजें भी सिखाई हैं और अपने गेम्स में कई इनाम और गिफ्ट्स रखती है। वो पहले इनके ग्रुप की ही मेंबर हुआ करती थी और उनकी अच्छी दोस्त भी है, लेकिन जब इनका ग्रुप खत्म हुआ तो डीमन लॉर्ड ने उसे ले लिया और अगर वो गेम जीतते हैं तो उसे वापस पा सकते हैं और साकामाकी ये आराम से कर लेगा। पर साकामाकी कहता है कि मेरी वजह है, तुम्हें गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर बनी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि रैबिट्स सिर्फ गेम को जज या रेफरी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो करना भी चाहे तो इसके लिए उसे काफी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होंगी। इसके बाद वो चाय बनाने के लिए निकल जाती है। इस बीच साकामाकी बहुत देर से वैम्पायर की प्रेजेंस को महसूस कर रहा था, इसीलिए वो उससे कहता है कि दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। वैम्पायर फिर मैनसन की विंडो तोड़कर साकामाकी के सामने आ जाती है। साकामाकी समझ जाता है कि ये वही है जो उनके खिलाफ गैल्डो की मदद कर रही थी और उससे पूछता है कि आखिर उसका मकसद क्या है। वैम्पायर अपने रूट्स से मैनसन के सब एंट्रेंस और एग्जिट्स ब्लॉक कर देती है और साकामाकी पर अटैक करती है, लेकिन साकामाकी उसे एक ब्लो देता है जो पूरे मैनसन हिला देता है। बाकी सब लोग दौड़े दौड़े रूम में आते हैं। साकामाकी उससे कहता है कि ये उसकी पावर्स का सिर्फ एक छोटा सा नमूना था, लेकिन तभी रैबिट और बाकी लोग रूम में आकर उसे रोक देते हैं। रैबिट साकामाकी को वैम्पायर पर अटैक करने से रोकती है और बताती है कि ये उनकी दोस्त लेटिसिया है जो लिटिल गार्डन के नाइट्स में से एक है और एक फॉर्मर डीमन लॉर्ड भी है। आसुका ये सोचती है कि लेटिसिया कैसे बनी और जिनकी दोस्त हो सकती है और क्यों उनके खिलाफ गैल्डो की मदद कर रही थी। लेटिसिया जवाब देती है कि वो ये देखना चाहती थी कि वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं और क्या वो उनके ग्रुप के लायक हैं। उसके बाद वो समझाती है कि वो भी उसी पोर्टल के थ्रू आई है जिससे साकामाकी और उसके दोस्त आए हैं। ठीक उसी तरह बनी ने लेटिसिया को भी ज्वाइन कराया था। लेटिसिया सबको बताती है कि इस दुनिया में जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितना वो समझते हैं और एक ग्रुप को बिना नाम या आइडेंटिटी के दोबारा बनाना मुश्किल है। वो ये भी मानती है कि वो पहले जिनको इस ग्रुप को डिसबैंड करने के लिए मनाने वाली थी, लेकिन तब तक बनी ने उन तीनों को इनवाइट कर लिया और उसने जिनको कुछ नहीं कहा और यही वजह है कि वो इन तीनों की ताकत देखना चाहती थी कि ये इनके ग्रुप की जिम्मेदारी उठा सकते हैं या नहीं। इस बीच सिरोयासा अपने घर पर एक आदमी लुइस पार्सियस जो कि लेटिसिया का मालिक है उसके साथ होती है और वो उसे बताता है कि उसने लेटिसिया का गेम कैंसिल कर दिया है और वो लेटिसिया को बेचने वाले हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा सौदा मिला है, यानी कि अब लेटिसिया गेम में हिस्सा नहीं लेने वाली थी। सिरोयासा कहती है कि वो अचानक ऐसे कैसे कर सकता है, पर सिरोयासा कहती है कि लेटिसिया यहाँ नहीं है। अब वो कहता है कि उसका प्लान गोर्गोन यूज करके नो नेम ग्रुप पर अटैक करने का है। सिरोयासा गुस्से में आ जाती है और उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन लुइस उसे वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कम से कम इस शॉप को तो बर्बाद कर ही देगा। दूसरी तरफ लेटिसिया को पता चलता है कि उसका गेम कैंसिल हो गया है और आशुका सजेस्ट करती है कि वो पैलेस में छुप जाए, लेकिन लेटिसिया बताती है कि उसकी ओनर्स ऑलरेडी जान गए हैं कि वो यहाँ है और अगर उन्होंने जल्दी मैटर सॉल्व नहीं किया तो 1000 आइज के सब ग्रुप्स उन्हें अपना दुश्मन समझ लेंगे। साकामाकी फैसला करता है कि वो उसकी मदद करेगा और पूछता है कि क्या तुम मेरी ताकत देखना चाहती हो। फिर वो बाहर अरेना में एक फ्रेंडली ड्यूल के लिए जाते हैं और लेटिसिया बताती है कि रूल्स सिंपल हैं, दोनों एक दूसरे पर अटैक करेंगे और विनर वही होगा जो पहले डैमेज करेगा। लेटिसिया अपनी विंग्स को यूज करके उस पर अपने वेपन से अटैक करती है, लेकिन वो सरप्राइज हो जाती है जब साकामाकी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और काउंटर कर देता है, इससे उसका अटैक वापस उसके पास आने लगता है। जैसे ही लेटिसिया को वो अटैक हिट करने वाला था, बनी बीच में आकर उसे बचा लेती है। बनी लेटिसिया के कार्ड को देखती है जो उसके पावर्स को रिकॉग्नाइज करता है एज द लीडर ऑफ वैम्पायर, जो कि काफी अच्छा गिफ्ट है, पर उसके पास अब एक वैम्पायर होने के अलावा कोई ताकत नहीं बची है, जिससे साकामाकी भी अंदाजा लगाता है कि शायद इसीलिए ही उसके अटैक इतने पावरफुल फील नहीं हुए। तभी उन्हें एक पावरफुल बीइंग के आने का एहसास होता है। बनी कहती है कि ये गोर्गोन की पावर है और सबको वार्न करती है कि इससे घायल न हो जाए। जब उन्हें समझ आता है कि अटैक आसुका की तरफ आ रहा है तो लेटिसिया उसे धक्का देकर हटा देती है और अटैक अपने ऊपर ले लेती है, जिससे वो एक स्टोन स्टैचू बन जाती है। ये लोग पार्सियस की कम्युनिटी
कम्युनिटी के लोग थे वो आते हैं और लेटिसिया की स्टैचू को ले जाते हैं, ये ऐलान करते हुए कि ये उनकी प्रॉपर्टी है और वो इसे लिटिल गार्डन के बाहर बेचने वाले हैं। बनी उन्हें वार्न करती है कि लेटिसिया को लिटिल गार्डन के बाहर सूरज की रोशनी में तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो एक वैम्पायर है। लेकिन उनमें से एक बंदा कहता है कि एक ग्रुप जो अपनी आइडेंटिटी तक नहीं रखता वो उन्हें बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बनी को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आसपास एक पावरफुल ऑरा बना लेती है। फिर वो अपना एबिलिटी कार्ड यूज करके स्पीयर ऑफ इंद्रा को समन करती है। सब लोग उसकी असली ताकत देखकर दंग रह जाते हैं और पार्सियस ग्रुप के मेंबर्स को विश्वास नहीं होता कि ये सच में इंद्रा का स्पीयर है। इस पर बनी कहती है कि उन्हें अभी पता चल जाएगा कि क्या ये वाकई इंद्रा का स्पीयर है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करती, साकामाकी उसके कान पकड़ लेता है जिससे वो अटैक मिस हो जाता है और आसमान में बड़ा धमाका होता है। बनी पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो वार्न करता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो 1000 आइज कम्युनिटी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देगी और कहता है कि इन आदमियों से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला, उन्हें सीधे लुइस से बात करनी चाहिए। बनी कहती है कि वो सब तो ठीक है पर ये लोग कुछ ज्यादा नक्सेबाजी दिखा रहे हैं और उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके बाद जब बनी मुड़कर देखती है तब तक वो लोग जा चुके थे। साकामाकी फिर फैसला करता है कि वो उनके बॉस से कांटेक्ट करेगा और जिनसे कहता है कि वो पैलेस में रहे और यू का ख्याल रखे। आसुका बनी से वादा करती है कि वो लेटिसिया को वापस ले आएंगे। इसके बाद वो लुइस से मिलने जाते हैं और लुइस बनी की ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रैबिट्स उनके वर्ल्ड में रहते हैं। वो उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देता है और बदले में दिन में 3 बार खाना देने का वादा करता है, लेकिन बनी रिफ्यूज कर देती है। इसके बाद जब वो लेटिसिया के बारे में बात करती है तो वो कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता और न ही मैंने उसे पकड़ा है। इस पर बनी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर लुइस सबूत मांगता है और कहता है कि उसने कब और कैसे लेटिसिया को पकड़ा। बनी कहती है कि इसका जवाब लेटिसिया खुद दे देगी अगर उससे पूछा जाएगा तो। पर लुइस यहाँ चालबाजी खेलता है और कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम लोगों ने उसे पकड़ा हो। इस पर बनी उससे इसका सबूत मांगती है। लुइस हंसता है और कहता है कि देखा, हम दोनों के पास ही कोई सबूत नहीं है। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि लेटिसिया ने लुइस के कैद से भागने के लिए डीमन किंग को अपनी सोल का हिस्सा दिया था, जिसकी वजह से ही उसने अपनी बहुत सारी ताकतें खोई थी। इसके बाद वो इनसे विदा लेता है और कहता है कि उसे जाकर लेटिसिया को बेचना भी है। पर जाने से पहले लुइस बनी को एक ऑफर देता है कि अगर वो उसकी कम्युनिटी ज्वाइन कर ले तो वो लेटिसिया को आजाद कर देगा। ये सुन बनी सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो लेटिसिया को किसी भी तरह बचाना चाहती है। आसुका को लुइस पर बहुत गुस्सा आता है और बनी को इस ऑफर को ठुकराने के लिए कहती है, पर बनी ने शायद अपना इरादा बना लिया था। लुइस जोर जोर से हंसने लगता है लेकिन आसुका को इससे और गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपनी एबिलिटी यूज करके उसका मुंह बंद कर देती है। लुइस कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर ये सस्ती ट्रिक यूज करने की और अपने वेपन से अटैक कर देता है। पर साकामाकी बीच में आकर सिर्फ एक उंगली से उसके अटैक को रोक लेता है। शिरोयासा सबको रोकती है जिसके बाद बनी लुइस से उसके ऑफर के लिए कुछ वक्त मांगती है और वो उसे 1 हफ्ते का टाइम देकर निकल जाता है। आसुका बनी से लुइस के ऑफर को ठुकराने के लिए कहती है लेकिन वो कहती है कि लेटिसिया उन्हीं की वजह से मुसीबत में आई है, इसीलिए वो भी वही करेगी जो लेटिसिया उनके लिए करती। इसके बाद यू रूम में एंटर करती है जो पहले से काफी बेटर है। यू उनके सामने कुकीज से भरी प्लेट रख देती है जो जिन की बहन रीरी और उसके दोस्तों ने बनाई थी। फिर यू बताती है कि जिन ने उसे हाल ही में हुई सारी चीजों के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो सोचती है कि अगर बिना रिस्क के लेटिसिया को बचाने का कोई तरीका है तो उन्हें वो ढूंढना होगा। साकामाकी फिर रूम में धमाकेदार एंट्री मारता है और एक हैवी बैग टेबल पर रख देता है। सब सोचते हैं कि शायद इन बैग्स में मेलन्स वगैरह होंगे। इस बीच लुइस बनी के बारे में सोच रहा था। वो कह रहा होता है कि बनी काफी खूबसूरत है जिसके साथ वो कभी बोर नहीं होगा। तभी बनी उसके सामने एक बैग हाथ में लेकर आती है। वो पूछता है कि क्या उसने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बनी कहती है कि उनके ग्रुप ने उसके ग्रुप को ड्यूल के लिए चैलेंज करने का फैसला किया है। लुइस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अपना वक्त बर्बाद ना करे और चली जाए, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब देखता है कि बनी बैग के अंदर क्या लाई है। 2 बड़े नीले और लाल बॉल्स। उसका आदमी कहता है कि ये तो वही गिफ्ट लगते हैं जो एक पुराने लेजेंड में दिखाए गए थे और कहता है कि बनी के ग्रुप ने क्रैकन और ग्राइया को कैसे हरा दिया। लेकिन बनी उन्हें बताती है कि ये साकामाकी का कमाल है, उसने अकेले ही उन्हें हराकर इन्हें हासिल किया है और कहती है कि क्रैकन और ग्राइया को हराना सरपेंट किंग से बहुत ही ज्यादा आसान था। लुइस गुस्से में आ जाता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कहते हुए कि वो जीतेगा और उसकी प्राइड को मिट्टी में मिला देगा। ड्यूल के दिन सब लोग चैलेंज वेन्यू पर पहुंचते हैं। वो रूल्स पढ़ते हैं। जीतने के लिए लुइस को उसके अड्डे पर हराना होगा, वो भी बिना किसी की नजर में आए। अगर उन्हें इस दौरान उसके आदमियों ने पकड़ लिया तो वो लुइस को चैलेंज करने का चांस खो देंगे। आसुका रियलाइज करती है कि ये एक असैसिनेशन जैसा ही होने
वाला है। यू अपने सेंसेस से लुइस के लोगों की प्रेजेंस को महसूस करती है और बताती है कि वहाँ कई स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो अपनी पावर्स का यूज करके अपने आप को छुपा रहे हैं। बनी कहती है कि सबसे बड़ा खतरा लुइस की एबिलिटी है जो खुद डीमन लीडर ने उसे दी है। वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि चैलेंज जीत सकें। दूसरी तरफ लुइस के ग्रुप के मेंबर्स पूरी तैयारी में थे और उनका कमांडर उन्हें मोटिवेशन देते हुए कहता है कि वो सिर्फ 4 लोग हैं। लुइस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो उन्हें आराम से हैंडल कर सकता है और अपने लोगों को हुक्म देता है कि सिर्फ 4 लोग होंगे और बेहतर यही होगा कि वो उनके सामने अपने घुटने ना टेकें और उसकी खुद की अपनी एबिलिटी यूज करने की नौबत ना आए। सब गेट के सामने तैयार खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी पानी की लहर उनके ऊपर पड़ती है। आसूका उनकी हिम्मत की तारीफ करती है और सामना करने के लिए चैलेंज करती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि आसूका उनके सामने आ गई है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग अब वो लुइस का सामना या उसे चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि यह साकामाकी के प्लान का हिस्सा था, अपनी टीम को डिवाइड करके आसूका को चारा बनाना ताकि बाकी लोग चुपके से लुइस के पास पहुंच सकें। गार्ड्स अपने स्पीयर से आसूका को घेर लेते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने वाटर अटैक से डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसे देख वो सब लोग हैरान रह जाते हैं। आसूका वाटर ट्री के ऊपर चढ़ जाती है और उसे ऑर्डर देती है कि गार्ड्स को फेंक दे, जिसके बाद वो उन्हें पानी की बड़ी लहर में डुबा देती है। दूसरी तरफ साकामाकी और जिन पैलेस के अंदर चुपके से जा रहे होते हैं ताकि लुइस के ठिकाने तक पहुंच सकें। इधर यू अपनी एबिलिटी का यूज करके अपने पास के एक गार्ड को लोकेट कर लेती है और उस पर पीछे से अटैक करके उसके हेलमेट को ले लेती है। यू बताती है कि यही वो हेलमेट है जिसकी मदद से सारे गार्ड्स अपने आप को इनविजिबल कर रहे हैं। ये हेडिस हेलमेट की एक कॉपी है। वो ये हेलमेट साकामाकी को दे देती है। ऐसी सिचुएशन में ये हेलमेट इनके काफी काम आता, इसीलिए 2 लोगों के लिए साकामाकी को ऐसे एक और हेलमेट की जरूरत थी, पर हालात को देखते हुए वो अकेले जाने का फैसला करता है और जिन को छुपने को बोल देता है। इसके बाद साकामाकी जैसे ही हेलमेट पहनता है वो गायब हो जाता है। तभी अचानक कुछ गार्ड्स यू के सामने आ जाते हैं उसे पकड़ने और हॉस्टेज बनाने के लिए, लेकिन साकामाकी उन्हें तुरंत मार गिराता है। लेकिन एक इनविजिबल गार्ड उस पर अटैक कर देता है और साकामाकी हैरान था कि यू अपनी सुपर सेंसेस के बावजूद उसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाई और अंदाजा लगाता है कि शायद वो एक रियल हेडिस का हेलमेट पहन रहा हो। साकामाकी हवा में रैंडम पंचेस एंड किक्स मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। फिर वो यू के पास पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनविजिबल आदमी फिर से यू पर अटैक कर देता है। इसीलिए साकामाकी सोचता है कि आसपास की जगह को तबाह करके उसे ढूंढना ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन यू अपने नेकलेस का यूज करके अपने आसपास की सारी चीजों को डिटेक्ट करती है और अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके गार्ड के अटैक को प्रेडिक्ट कर लेती है। अब जैसे ही वो गार्ड यू पर फिर से अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, यू साकामाकी को उसके बारे में बता देती है और साकामाकी यू के अकॉर्डिंग हवा में एक जोरदार पंच घुमाता है, जिससे गार्ड सीधा दीवार में जाकर लगता है। उसे देखने पर पता चलता है कि वो लुइस का असिस्टेंट है। साकामाकी उससे कहता है कि वो लगभग उन्हें पकड़ ही लेता और मानता है कि उसकी एबिलिटी से फेस टू फेस सामना करना मुश्किल था। असिस्टेंट बेहोश हो जाता है और साकामाकी उसका हेलमेट जिन को दे देता है। इस बीच बनी बैटल फील्ड पर होती है, यही उम्मीद करते हुए कि सब ठीक हो, लेकिन फिर वो महसूस करती है कि कुछ अजीब सा उसकी बॉडी को छू रहा है और गुदगुदी कर रहा है। ये साकामाकी था जो उसके मजे ले रहा था, लेकिन बनी उसे समझाती है कि मस्ती का वक्त नहीं है। तभी लुइस इन्हें इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो इन सबका हाल भी लेटिसिया के जैसे ही करने वाला है, तो अच्छा होगा कि वो अपने आप को तैयार कर ले। फिर वो अपनी एबिलिटी का यूज करके पंखों को समन करता है और अपना सबसे बड़ा हथियार यूज करने का फैसला करता है। वो कहता है कि उनके खिलाफ वो खुद नहीं बल्कि एक रिटायर्ड डीमन लॉर्ड एल्गोल लड़ेगी। फिर वो अपने नेकलेस को यूज करता है और एल्गोल को समन करता है, जो देखने में डेडली लग रही थी, और लुइस उसे अपनी ताकत का नमूना दिखाने का हुक्म देता है। एल्गोल अपनी अटैक को चार्ज करती है और उन पर थ्रो कर देती है। बनी मौका देखकर जिनोर अपने आप को बचा लेती है, लेकिन बाकी का पूरा कासल स्टैचू बनने लगता है। दूसरी तरफ आसूका नीचे गार्ड्स का ध्यान बटा रही थी और तभी वो डीमन की थंडरस स्क्रीम सुनती है। लुइस का असिस्टेंट भी समझ जाता है कि ये एल्गोल है। इसके बाद यू और आसूका के साथ साथ बाकी लोग भी स्टैचू बन जाते हैं। लुइस कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, वो उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करने वालों के लिए उन सबको एक मिसाल बना देगा। एल्गोल के इस अटैक से उसके भी बहुत सारे लोग स्टैचू बन गए थे, पर उसे देखकर लगता नहीं कि उसे उनकी कोई फिक्र है भी। बनी बताती है कि एल्गोल शिरोयासा के लेवल की डीमन है। दूसरी तरफ शिरोयासा ये नजारा लाइव टेलीकास्ट देख रही थी और आगे क्या होगा उसके लिए काफी एक्साइटेड थी। इधर एल्गोल अपनी विप्स का इस्तेमाल करती है और आसपास की चीजों को बर्बाद करने लगती है। इस दौरान लेटिसिया की स्टैचू गिरने लगती है। बनी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर एल्गोल अपने विप अटैक से उसे रोक देती है, पर किस्मत से लेटिसिया की स्टैचू सही सलामत थी। इसके बाद साकामाकी जिन को तसल्ली देता है और कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं निराश नहीं करूंगा। इसके बाद एल्गोल अपनी विप से साकामाकी पर डायरेक्ट विप अटैक करती है। ये देख
लुइस कहता है कि जैसे उसने सोचा था ये नो नेम वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर दूसरे ही पल वो चौंक जाता है जब देखता है कि साकामाकी ने उसके अटैक को बड़े आराम से सिर्फ अपने हाथों से रोक लिया है। फिर वो एल्गोल को साकामाकी को खत्म करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद एल्गोल अपना नेक्स्ट अटैक करती है। उसकी विप्स सांपों में बदल जाती है और साकामाकी को जकड़ लेती है। लुइस को अब पूरा यकीन था कि इस बार तो वो नहीं बचने वाला, लेकिन साकामाकी उसके स्नेक्स को तबाह करके उनके टुकड़े कर देता है। एल्गोल अब फिजिकल अटैक करती है और लुइस उसे ऑर्डर देता है कि वो अपनी पूरी जान लगा दे। इसके बाद एल्गोल साइज में बड़ी होने लगती है, पर साकामाकी उसे उठाकर पटक देता है। इस दौरान लुइस उस पर पीछे से अटैक कर देता है, पर साकामाकी डॉज कर लेता है और उसे एक जोरदार किक देता है। लुइस कहता है कि पानी अब सर से ऊपर चढ़ चुका है और एल्गोल को अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करने को कहता है। एल्गोल फिर से उठ खड़ी होती है और अटैक करने लगती है। बनी हैरान रह जाती है क्योंकि ये अटैक इतना पावरफुल था कि इनकी दुनिया तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर साकामाकी कहता है कि टेंशन लेने की बात नहीं है, वो उसे संभाल लेगा। अब जैसे ही एल्गोल इटर्नल प्रिजन नाम के अटैक को साकामाकी पर थ्रो करती है, साकामाकी सिर्फ उसे अपनी किक से ही आसानी से तोड़ देता है और ये देख लुइस के साथ साथ बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद साकामाकी एल्गोल की तरफ तेजी से बढ़ता है और एल्गोल के फोरहेड पर पंच मारता है, जिससे एल्गोल चारों खाने चित हो जाती है। जिन हैरान था कि उसने एल्गोल के सबसे पावरफुल अटैक को आखिर कैसे रोक लिया। उसके बाद बनी अनाउंस करती है कि उनका ग्रुप गेम जीत गया है। दूसरी तरफ शिरोयासा समझ जाती है कि साकामाकी के पास जो अननोन कार्ड है वो उसकी ताकतों और एबिलिटी को दर्शाता है। इसका मतलब है कि साकामाकी के पास बहुत ही अनोखी शक्तियां हो सकती हैं। इधर साकामाकी लुइस से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि अब तुम्हारे और तुम्हारे ग्रुप के साथ क्या होने वाला है। लुइस हैरान था कि क्या मतलब क्या होने वाला है। तुम्हारा मकसद सिर्फ लेटिसिया को जीतना था और तुम उसे अब ले जा सकते हो। साकामाकी बताता है कि लेटिसिया को तो वो जैसे तैसे जीत ही लेते, असली मकसद तो लुइस से उसकी कम्युनिटी जिसका नाम पार्सेस है उसका नाम लेना है और उसकी कम्युनिटी को पूरी तरह से खत्म करना है। लेकिन वो ये सब नहीं करेगा अगर लुइस उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करके उनकी सेवा करे तो। ये सुनकर लुइस को गुस्सा आता है और वो साकामाकी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर साकामाकी उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारता है। इधर लेटिसिया की आंखें खुलती हैं और वो सबको अपने पास पाती है और समझ जाती है कि उन्होंने उसे लुइस की कैद से आजाद कर लिया है। वो उसे बचाने के लिए सबकी एहसानमंद है और अब वो अपने दोस्तों के साथ फिर से रह सकेगी। उसी रात को वो सब एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं पार्सेस से जीतने और लेटिसिया को वापस लाने की खुशी में। इसी दौरान आसमान में बहुत सारे तारे टूटते नजर आते हैं और पता चलता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि पार्सियस कम्युनिटी जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल थी, उनका फ्लैग तारों में से हट रहा था और इस दुनिया में ये बहुत आम बात है। हर ताकतवर ग्रुप का फ्लैग का आसमान में तारामंडल होता है। साकामाकी कहता है कि उसका अब एक नया सपना है। बनी उसके सपने के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो अपने ग्रुप का भी आसमान में एक तारामंडल चाहता है। अगले दिन आसूका सपना देखकर उठती है। इसमें उसकी लाइफ बहुत बोरिंग है क्योंकि उसके पास नौकर है, चाकर है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर वो खुश नहीं थी। फिर वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। सामने यू और रिरी थे और यू उसे एक चिट्ठी देती है। इधर साकामाकी और जिन लाइब्रेरी में होते हैं, दोनों काफी थक गए थे। तभी यहाँ आसूका आती है और साकामाकी सो जाता है। ये देख उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे पीटने के लिए आगे बढ़ती है, पर साकामाकी बेचारे जिन को बीच में ला देता है, जिससे बेचारे की नाक टूट जाती है। इसके बाद आसूका उसे वही चिट्ठी दिखाती है जो यू ने उसे दी थी और फिर कहती है कि बनी हमसे इसके बारे में छुपा रही थी, पर ये एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होने वाला है जहाँ ऑर्गेनाइजर्स तरह तरह के गेम ऑर्गेनाइज करेंगे और मेन इवेंट को फ्लोर मास्टर होस्ट करेगा। सुनने में इन्हें जगह काफी अच्छी लगती है और सब वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं और साथ ही बनी पर गुस्सा भी करते हैं क्योंकि उसने इतने अच्छे फेस्टिवल के बारे में उनसे छुपाया। फिर जिन इन्हें मना करता है और समझाता है कि वहाँ जाना एक अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि वो इवेंट नॉर्थ साइड बॉर्डर वॉल के पास होने वाला है जो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। सब वहाँ जाने का मन बना लेते हैं और सोचते हैं कि वो ब्लैक रैबिट को इसके बारे में नहीं बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट को उनकी छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि तुमने हमसे इतनी अच्छी फेस्टिवल के बारे में कैसे छुपाया। इसी वजह से अगर तुम हमें दिन खत्म होने से पहले नहीं पकड़ पाई तो हम तुम्हारी कम्युनिटी को छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने ये सब मजाक में कहा था। ये सब पढ़कर ब्लैक रैबिट बहुत गुस्सा हो जाती है। इधर साकामाकी सोचता है कि वो नॉर्थ साइड तक का सफर कैसे पूरा करने वाले हैं क्योंकि जगह काफी दूर है। इसीलिए वो जिन से सलाह मांगती है और जिन बताता है कि लिटिल गार्डन कोई छोटी जगह नहीं है और ये नॉर्थ साइड यहाँ से लगभग 9,80,000 किलोमीटर दूर है। रिरी उन्हें वापस चलने की सलाह देती है पर आंसू का पीछे मुड़ने से इनकार कर देती है और बनी को वो चिट्ठी छोड़ने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। साकामाकी 1000 आइज की हेल्प का आइडिया देता है। दूसरी तरफ बनी लेटिसिया से उनके बारे में पूछताछ करती है जिस पर लेटिसिया बताती है कि वो नॉर्थ साइड के लिए निकल चुके होंगे पर वो अपनी तेज स्पीड की मदद से उन तक पहुंच सकती है। इसके बाद वो उन्हें खुद पकड़ने के मिशन पर निकल जाती है। इधर सभी शिरोयासा के पास पहुंचते हैं जहां वो उससे
से नॉर्थ साइड में जाने के लिए मदद मांगते हैं, पर शिरोयासा जानती थी कि वो लोग वहां जाकर किसी डीमन लॉर्ड से पंगा जरूर लेंगे और जिनसे पूछती है कि क्या वो इस चीज से वाकिफ है, तो वो हाँ कहता है। शिरोयासा सबको बताती है कि ये फेस्टिवल वहाँ की नई लीडर के कोरोनेशन के लिए होने वाला है और उसका नाम है सैंडोरा, जिसकी उम्र जिन के ही जितनी 11 साल की है। सैंडोरा का नाम सुन के जिन और रिरी चौंक जाते हैं। आसूका पूछती है कि क्या वो उसे जानते हैं, तो रिरी बताती है कि उनके पुराने लीडर के टाइम पर इनकी और उनकी कम्युनिटी के क्लोज रिलेशन हुआ करते थे। अब साकामागी शिरोयासा से उन्हें वहां पहुंचाने की रिक्वेस्ट करता है, पर शिरोयासा की कुछ कंडीशन थी जिन्हें वो बाद में सुनने के लिए कहता है। इसके बाद शिरोयासा अपनी पावर्स यूज करती है और कुछ ही सेकंड्स में उन्हें नॉर्दर्न बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट कर देती है, लेकिन वहाँ इनका सामना बनी से होता है जो यहाँ पहुंच चुकी थी। सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो यू को पकड़ लेती है और कहती है कि देखती जाओ कि मैं बाकी सबको कैसे पकड़ती हूँ। इसके बाद शिरोयासा यू से पूछती है कि बनी के साथ इतना सेंसिटिव मजाक करने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो कहती है कि उनका मकसद उसे हर्ट करने का नहीं था। फिर शिरोयासा उसे एक गेम के बारे में बताती है जिसमें उसी की टाइप की पावर वाले की जरूरत है और वो उसमें जीत भी सकती है, और तो और अगर वो जीत जाती है तो वो अपने पास से उसे एक अच्छा सा गिफ्ट भी देगी। यू सोचती है कि अगर वो उस गिफ्ट के बदले बनी को मना पाए तो उसके लिए बहुत होगा। इधर बनी साकामागी और आसुका के सामने आ जाती है, जिसके बाद दोनों भागने लगते हैं, पर वो आसुका को पकड़ लेती है। अब साकामागी बनी को चैलेंज करता है कि जो कोई भी पहले एक दूसरे को छू लेगा वही विजेता होगा और जीतने वाले की एक विश पूरी होगी। चैलेंज शुरू होता है और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से काफी तेज थे। फिर साकामागी अपना दिमाग लगाता है, पास की एक बिल्डिंग के छोटे से पार्ट को गिराकर उसे फंसाने की कोशिश करता है, पर गलती से आधी बिल्डिंग गिरने लगती है, जिसे देखकर वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तबाही को कम करने के लिए फिर दोनों मिलकर उस बिल्डिंग के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और एक दूसरे को छू भी लेते हैं, पर बदकिस्मती से चैलेंज ड्रॉ हो जाता है क्योंकि दोनों ने ही एक साथ टच किया था। अब इतनी तबाही मचाने के बाद यहाँ की अथॉरिटी आ जाती है, जिनके साथ सैंडोरा का भाई मैंडोरा भी था। इधर हम यू को देखते हैं जो बैटल ऑफ द क्रिएटर्स नाम के गिफ्ट गेम को खेल रही थी और क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंच चुकी होती है। दूसरी तरफ हम साकामागी और बनी को देखते हैं। अब क्योंकि उनके चैलेंज के दौरान किसी को चोट नहीं आई थी, इसीलिए सैंडोरा उन्हें कोई सजा नहीं देती, पर ये देख मैंडोरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके मन में नो नेम जैसी छोटी कम्युनिटी के लिए कोई इज्जत नहीं थी। फिर सैंडोरा रिन और रिरी से मिलती है और फायर फेस्टिवल में स्वागत करती है। मैंडोरा उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर साकामागी उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। मैंडोरा कहता है कि सैंडोरा यहाँ की लीडर है तो उसे दोस्तों की तरह पेश आने की जरूरत नहीं है। सैंडोरा तो उन्हें माफ कर देती है, पर शिरोयासा उन्हें सजा के तौर पर सैंडोरा की रक्षा करने का जिम्मा देती है। भविष्यवाणी में बताया गया डीमन लॉर्ड को मारकर जिन सैंडोरा की मदद करने का वादा करता है। फिर शिरोयासा कहती है कि गिफ्ट गेम के ड्यूल में सबसे ताकतवर बॉस से शिरोयासा को लड़ना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि वो शौक से उनकी ताकत को आजमाना चाहेगा। इधर आसुका की एक छोटी सी परी से दोस्ती हो जाती है जो रेटन फैंगर नाम की कम्युनिटी को बिलोंग करती है और दोनों साथ में एक एग्जीबिशन में जाते हैं जहां उन्हें कई सारी औसम चीजें मिलती हैं, पर हर किसी आइटम के ऊपर उनकी कम्युनिटी का फ्लैग मार्क था जिससे उनकी पहचान इन चीजों के साथ थी। ये देखकर वो सोचती है कि उसकी कम्युनिटी को भी कैसे भी करके डीमन लॉर्ड से फ्लैग और कम्युनिटी की पहचान वापस लेनी ही होगी, ताकि एक दिन इस तरह के आर्ट एग्जीबिशन में उनकी कम्युनिटी के हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स फ्लैग मार्क के साथ हों। इसके बाद ये दोनों कुछ आगे जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा मेका खड़ा होता है और आसुका सोचती है कि आखिर ये विशालकाय मेका किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। परी बताती है कि ये उसकी ही कम्युनिटी रेटन फैंगर को बिलोंग करता है, जिसे सुन आसुका चौंक जाती है। अचानक यहाँ अंधेरा हो जाता है और एक आवाज गूंजती है जो कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसके बाद बहुत सारे चूहे इनकी तरफ हमला करने के लिए आते हैं। आसुका उन चूहों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है क्योंकि शायद वो किसी और के जादू से कंट्रोल्ड थे। दूसरी तरफ लेटिशिया आसुका को ढूंढ रही थी और तभी उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। इधर आसुका इतने सारे चूहों का सामना नहीं कर सकती थी और अपनी स्वॉर्ड के साथ भागने लगती है। वो सोचती है कि चूहे उसके नहीं बल्कि शायद परी के पीछे हैं। अब इससे पहले कि वो चूहों की पकड़ में आते लेटिशिया एंट्री मारती और कहती है कि जिसने भी चूहों पर स्पेल यूज किया है वो सामने आए और अपनी कम्युनिटी का नाम बताए। लेटिशिया इन्हें यहाँ से बचाकर ले जाती है और कहती है कि वो प्योर ब्लड वैम्पायर है तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। इसके बाद आसुका 1000 आइज कम्युनिटी के हॉट स्प्रिंग में हील करने के लिए बाथ ले रही होती है और चूहों को कंट्रोल करने के बारे में सोच रही थी, जिसका मतलब है कि जिस किसी ने भी उन्हें अपने कंट्रोल में किया था वो आसुका से ज्यादा ताकतवर है और उसे भी अपने आप को साकामागी और यू के जितना ही ताकतवर बनाना होगा। तभी बनी और ठरकी शिरोयासा भी हॉट स्प्रिंग में आते हैं, जिसके बाद वो बनी और आसुका की बॉडी की तारीफ करते हुए कहती है कि क्या नजारा है, जिस पर आसुका उसका मुंह तोड़ देती है। इस सब के बाद शिरोयासा कल के होने वाले गिफ्ट गेम के बारे में बताती है और कम्युनिटी के बारे में भी, जिसके साथ यू का गेम होने वाला है।
इनमें से एक थी रैटन फैंगर और दूसरी विल ओ विस्प, और दोनों ही ताकतवर कम्युनिटीज हैं। सिर्फ ऐसा एक्सप्लेन करती है कि रैटन फैंगर जो रेड्स को कंट्रोल करते हैं वो पाइपर ऑफ हैमलिन नाम की एक कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो एक ऐसे डीमन लॉर्ड के अंडर काम करती थी जिसने 200 डीमंस को समन करके एक कम्युनिटी ग्रिम ग्रिमोयर बनाई थी, जो एक गिफ्ट गेम में हारने के बाद डिसबैंड यानी कि टूट गई। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि पाइपर ऑफ हैमलिन और रैटन फैंगर दोनों का अलग अलग भाषाओं में एक ही मतलब है। मतलब रैटन फैंगर जरूर ग्रिम ग्रिमोयर के डीमन लॉर्ड के कांटेक्ट में होगी, यानी कि ग्रिम ग्रिमोयर कम्युनिटी का डीमन लॉर्ड रैटन फैंगर की मदद से सालामांडर की होने वाली लीडर सैंडोरा पर अटैक करने वाला है। लिस्ट में रैटन फैंगर का नाम सुन के आसूका सरप्राइज हो जाती है और समझ जाती है कि उस पर अटैक करने वाला रैटन फैंगर नाम की ही कम्युनिटी से होगा, और थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि परी रैटन फैंगर की कम्युनिटी से है और कहीं वो उसकी जासूसी तो नहीं कर रही। इसके बाद सिरोयासा सबको चौकन्ना रहने की सलाह देती है और मीटिंग एंड करती है। अगले दिन बनी गेम में रेफरी बनती है और फायर फेस्टिवल के इस गेम में दर्शकों का वेलकम करती है और होने वाले पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताती है। दूसरी तरफ जिन, आयशा और जैक जो कि यू के ओपोनेंट होने वाले हैं उनकी पावर्स के बारे में बताती है ताकि वो पहले से तैयार रहे और उनका सामना कर सके। लेटिसिया यू को हेल्प ऑफर करती है कि रूल्स के हिसाब से वो भी उसके साथ गेम में खेल सकती है, पर यू कहती है कि मदद के लिए शुक्रिया पर वो संभाल लेगी। इसके बाद बनी विल ओ विस्प कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स आयशा और जैक को इंट्रोड्यूस करती है, जो आते यू पर फ्रेंडली फायर कर देती है और कहती है कि हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद सिरोयासा वन ऑफ द जजेस होने के नाते पार्टिसिपेंट्स को एक जंगल में ट्रांसपोर्ट कर देती है जहां बहुत अंधेरा था। बनी इनको रूल्स बताती है कि जो कोई भी यहाँ से पहले निकल आता है या एक दूसरे को हरा देता है वही विनर होगा। आयशा पूरी रॉब में यू को पहले अटैक करने का मौका देती है, पर यू पूछती है कि क्या वो विलो विस्प कम्युनिटी की लीडर है। ये सुन आयशा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मैं लीडर लग रही हूँ। वैसे मैं लीडर तो नहीं हूँ, पर कम्युनिटी में मेरे भी अपने चर्चे हैं। इसी दौरान यू मौका देकर छुप जाती है, पर जैक उसकी रफ्तार को पकड़ लेता है और वो उस पर अटैक करने लगता है। यू उसके अटैक्स को डॉज करने लगती है, तभी उसे आसपास गैस की स्मेल आती है जिसका फायदा उठाकर वो उन पर काउंटर अटैक करती है, जिसके बारे में जिन ने उसे बताया था। फिर वो यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते का पता लगा लेती है और उस तरफ जाने लगती है। आयशा समझ जाती है कि इस तरह से तो वो गेम हार जाएगी और जैक को ऑर्डर देती है कि चूहे बिल्ली का खेल खत्म करे और अब सीरियस होने का वक्त है। उसके इतना कहते ही जैक सीधा यू के सामने ट्रांसपोर्ट हो जाता है और एक बड़ा सा स्लैप अटैक करता है। जैक अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि उसे खुद ग्रेट डीमन लॉर्ड ने बनाया है और इमॉर्टल है। इसके बाद वो उस पे फायर अटैक यूज करता है और उसे आग से घेर लेता है। यू सरेंडर कर देती है, जिसके बाद आयशा को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। जैक उससे पूछता है कि वो किसी की मदद ले सकती थी, उसे अकेले यह गेम खेलने की जरूरत नहीं थी। यू कोई जवाब नहीं दे पाती, जबकि उसे मदद ले लेनी चाहिए थी क्योंकि पिछली बार उसे उसके दोस्तों ने बचाया था एक टीम की तरह। आयशा इसे एक रियल जीत नहीं मानती और कहती है कि अगली बार वो उसे अच्छे से सबक सिखाएगी और चली जाती है। सिरोयासा कहती है कि जरूर वो ये गेम हार गई है पर उसे सीखने को मिला है। तभी साकामागी की नजर आसमान से गिरते हुए कागज के टुकड़ों पर जाती है जो पूरे शहर में गिर रहे थे। देखने में ये किसी गेम की रूल की लिस्ट लगती है जिसमें सबको एक गेम ज्वाइन करने का इन्विटेशन था और प्लेयर्स का एम गेम के फॉल्स लोर को ब्रेक करते हुए ट्रू लेजेंड तक पहुंचना है। सिंपल भाषा में बोले तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एंडिंग होती है और कुछ एंडिंग ऐसी होती हैं जिसमें आपको सारे मिशंस या साइड क्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, पर वो गेम के कैरेक्टर के लिए जरूरी होते हैं। तो जो उन सारी एक्स्ट्रा चीजों से होकर गुजरता है और गेम कंप्लीट करता है वही पाता है ट्रू एंडिंग या इसमें कहें तो ट्रू लेजेंड। खैर इसके बाद सिरोयासा के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग वो गेम में हिस्सा नहीं ले सकती। इसके बाद हम पाइपर ऑफ हैमलिन कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स को देखते हैं जिनकी ये हरकत थी। साकामाकी उन्हें देख लेता है और अकेले ही भिड़ने के लिए निकल जाता है। वो जाते ही वैसर नाम के बंदे पर अटैक करता है और सोचता है कि यही बंदा डीमन लॉर्ड होगा। वैसर साकामाकी पर कुछ ब्लैक गू टाइप के मटेरियल से अटैक करता है और उसके पैरों को फ्रीज कर देता है और बताता है कि वो डीमन लॉर्ड नहीं है, बस एक छोटा सा मोहरा है। इधर लेटिशिया का सामना एक दूसरी डीमन लॉर्ड पेस्ट से होता है जो ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी की डीमन लॉर्ड है। लेटिशिया उस पर अपने वेपन से अटैक करती है और सोचती है कि अटैक उसे हिट कर गया है, पर पेस्ट कंफर्म करती है कि दिन में सपने देखना बंद करो। इसके बाद पेस्ट उस पर अपना अटैक करती है जिससे वो कमजोर होने लगती है। पेस्ट उसे कहती है कि तुम एक अच्छा मोहरा बनोगी। तभी यहाँ सैंडोरा आ जाती है
है और फायर अटैक से उसके कंपेनियन स्टॉर्म को मार गिराती है और पूछती है कि क्या वो पाइपर ऑफ हैमलिन की डीमन लॉर्ड है, जिस पर वो भी इससे इनकार कर देती है। दूसरी तरफ मैंडोरा, रिरी और बाकी के लोग आम लोगों की मदद में जुटे हुए थे। तभी मैंडोरा के सारे सोल्जर्स को कोई कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वो आम लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर आयशा और जैक भी यहाँ आ जाते हैं और उन पर अटैक करके आम लोगों को बचाने में लग जाते हैं। इसके बाद हम शिरोयासा, आसुका, यू और जिन को देखते हैं। वहां पर एक और डीमन लॉर्ड रैटन आ जाती है और मैंडोरा के सोल्जर्स को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, पर यू उन्हें आराम से रोक लेती है। पर रैटन अपनी बांसुरी बजाने लगती है, जिसकी आवाज वो सहन नहीं कर पाती, खासकर यू, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति एक आम इंसान से बहुत ही ज्यादा थी। रैटन उसे अपना मोहरा बनाने का फैसला करती है, पर आसुका जिन को यू को यहाँ से ले जाने का ऑर्डर देती है और पावर का यूज करके उनके पीछे जा रहे सोल्जर और रैटन को फ्रीज कर देती है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से रैटन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर रैटन उसके कंट्रोल को ओवर पावर करके आसुका पर काउंटर अटैक कर देती है। आसुका समझ जाती है कि यही वो डीमन लॉर्ड है जिसने आर्ट एग्जीबिशन में चूहों को कंट्रोल किया था। रैटन आसुका को नॉक करती है और अपनी बांसुरी बजाने लगती है। इससे सारे लोग उसके कंट्रोल में आने लगते हैं और ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लगते हैं। वेसर और पेस्ट ये देखकर कहते हैं कि असली गेम तो अब शुरू होने वाला है। सिटी में सारे लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। बनी यहाँ जज मास्टर या कहे तो रेफरी के तौर पर गेम को होल्ड करती है और सभी को बातचीत के लिए टेबल पर आने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे शक है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। पर नेगोशिएशन के वक्त बनी अपने कानों को सेंट्रल कोर्ट से जोड़ती है और पता चलता है कि उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की है। अब यहाँ किसी को पेस्ट के असली नाम के बारे में नहीं पता था। जब जिन अपनी लाइब्रेरी के ज्ञान को यहाँ फेंकता है तो पता चलता है कि उसका नाम पेस्ट है, एक ऐसी महामारी जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। पेस्ट उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और रिवील करती है कि उसने सारे लोगों में, यानी कि एक तरह से सारे प्लेयर्स को अपनी बीमारी से इन्फेक्ट कर दिया था और उन्हें छोड़ने के बदले में वो यहाँ बैठे सब लोगों के साथ साथ शिरोयासा को ग्रिम ग्रिमोयर कम्युनिटी को ज्वाइन करने की धमकी देती है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो अंजाम काफी बुरा हो सकता है। अब क्योंकि गेम को बीच में पॉज किया गया था और रूल्स के हिसाब से ये बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, तो पेस्ट इनसे गेम को कंटिन्यू करने की ऐसी डेट मांगती है जो सबसे लास्ट हो, जिस पर बनी कहती है कि मैक्स टाइम 1 मंथ है, यानी कि 1 महीना। ये सुन पेस्ट अगले महीने गेम को फिर से वहीं से कंटिन्यू करने को बोलती है जहाँ से उन्होंने रोका था। इधर यू लोगों की मदद में जुटी हुई थी। रिरी, आयशा और जैक भी उसकी मदद करते हैं। इसके बाद हम साकामाकी को देखते हैं जो पूछता है कि क्या रूल्स को बदला जा सकता है, जिस पर बनी हाँ में जवाब देती है और जिन पेस्ट से 1 महीने का वक्त कम करके 1 हफ्ते करने की गुजारिश करता है और कहता है कि 1 महीना बहुत लंबा वक्त है, तब तक यहाँ के लोगों में उसकी फैलाई हुई बीमारी बहुत बढ़ जाएगी और लोग मरने लगेंगे। साथ ही कहता है कि अगर हम तुम्हें 24 घंटों में नहीं हरा पाए तो जीत तुम्हारी मानी जाएगी। पेस्ट कुछ देर सोचती है और उसकी शर्त मान लेती है। दूसरी तरफ आसुका को परी होश में लाती है और वो अपने आप को एक केव में पाती है जहाँ वहीं जायंट मैका था। तभी उसके आसपास 130 बच्चों की स्पिरिट्स इकट्ठी होने लगती है, जिनका सैक्रिफाइस पाइपर हैमलिन नाम की कम्युनिटी ने डीमंस को जन्म देने के लिए किया था, और वो स्पिरिट उसे उनकी पावर्स देने का वादा करते हैं अगर वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर ले तो। अब 4 दिन बीत जाते हैं और लोगों के साथ साथ यू में भी बीमारी के सिम्टम्स नजर आने लगे थे। साकामाकी यू के पास उसके हालचाल पूछने के लिए आता है ताकि उसे बोरियस से बचा सके और फॉल्स लोर को खत्म करने के बारे में रिसर्च करने लगता है। वो ये ऑब्जर्व करता है कि जिन 130 बच्चों का सैक्रिफाइस पाइपर हैमलिन या रैटन फेंगर के नाम से जुड़ा है वो गलत है, क्योंकि असल कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि ये कहानी आम लोगों द्वारा ही कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फैलाई गई थी। और तो और वो शहर में फैले बहुत सारे स्टेन्ड शीशों के बारे में सोचता है जिनमें एक जोकर चूहों को कंट्रोल कर रहा है। अब क्योंकि 130 बच्चों के साथ जो अनहोनी हुई थी वो एक नेचुरल डिजास्टर था, इसीलिए ये स्टेन्ड ग्लास झूठी कहानी यानी कि फॉल्स लोर को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें शहर में फैले इन्हीं की तरह सैकड़ों स्टेन्ड ग्लास को ढूंढकर तोड़ना है। अब गेम को कंटिन्यू करने का वक्त आ गया था और जिन के ऑर्डर के अनुसार उसके फॉलोअर्स स्टेन्ड ग्लासेस को ढूंढकर तोड़ने लगते हैं। पेस्ट रियलाइज करती है कि इन लोगों ने पहली सुलझा ली है। वो कहती है कि अब क्योंकि इन्होंने पहली सुलझा ली है तो अब हमें अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो वेजर को एक्स्ट्रा पावर्स देती है ताकि वो उन सब का सामना कर सके। इसके बाद पेस्ट सिटी को चेंज करके हैमलिन सिटी में बदल देती है ताकि वो लोग ग्लासेस को ना ढूंढ पाए, और जिन कहता है कि जहाँ भी चर्च या कोई भी इस तरह की जगह दिखे तो ग्लासेस को वहां ढूंढना, क्योंकि स्टेन्ड ग्लासेस ऐसी ही जगह पर पाए जाते हैं। साकामाकी कहता है कि गेम का असली मजा तो अब आने वाला है। वेजर उसके सामने आ जाता है और उस पर सरप्राइज अटैक करके एक पावरफुल ब्लो देता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है और वेजर कहता है कि लास्ट टाइम का वो रिवेंज लेकर रहेगा। दूसरी तरफ बनी और सैंडोरा पेस्ट का सामना करते हैं और एक साथ उस पर धावा बोल देते हैं। रैटन भी कंट्रोल किए गए एलिगेटर और बड़े बड़े स्टॉर्म मॉन्स्टर के साथ जिनके प्लान को रोकने के लिए आ जाती है और एक स्टॉर्म मॉन्स्टर इनका रास्ता रोक लेता है। तभी आसुका
अपने बड़े मेका के साथ आ जाती है जो 130 बच्चों की स्पिरिट्स ने उन्हें गिफ्ट दिया था और उसकी मदद से वो स्ट्रॉम को मार गिराती है। इधर वेजर साकामाकी पर भारी पड़ रहा था पर साकामाकी के फेस पर बिल्कुल भी डर नहीं था। वेजर कहता है कि वो अभी पहले से 2 गुना ताकतवर है तो उसे हराना नामुमकिन है, पर साकामाकी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और बताना शुरू करता है असली ट्रू लेजेंड के बारे में जो कि खुद वेजर है, यानी कि जो 130 बच्चे नेचुरल डिजास्टर में गुजर गए थे और जिस हिल के पास ये घटना हुई थी इसी के पास एक नदी बहती थी, इसका नाम था वेजर। इसका मतलब है वही है ट्रू लेजेंड। दूसरी तरफ सिटी के सारे लोग स्टेन्ड ग्लासेस ढूंढने में लगे थे, जिस दौरान हमें यूं नजर आती है जिसकी हालत खराब होने के बावजूद वो बैटल फील्ड में आ गई थी। इधर वेजर साकामाकी को उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है और डीमन लॉर्ड की साइड आ जाने से उसका ही फायदा है, पर साकामाकी साफ इंकार कर देता है क्योंकि उसकी लाइफ का गोल डीमन लॉर्ड के लिए काम करना नहीं बल्कि उसके ग्रुप का नाम और फ्लैग डीमन लॉर्ड से वापस लेना है। इसीलिए वेजर उस पर स्ट्रेट हमला करने के लिए बढ़ता है और साकामाकी भी उस पर अटैक कर देता है। आसुका इधर एक एक करके रैटन के सारे स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय करने लगती है। रैटन भी अपना पूरा जोर लगा देती है और चारों तरफ से हमला करने का ऑर्डर देती है, पर मेका उन सबको संभाल लेता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। इस दौरान रैटन सरप्राइज अटैक कर देती है पर मेका उसे सही समय पर पकड़ लेता है। सैंडोरा और बनी भी पेस्ट पर अपनी हर तरह की अटैक आजमा लेते हैं, पर पेस्ट तो जैसे उसके लिए बच्चों का खेल था। बनी उसकी पावर्स का सोर्स समझ जाती है जो था 80 मिलियन लोगों की इविल सोल्स जो ब्लैक प्लेग यानी कि महामारी की वजह से क्रिएट हुई थी। इधर आसुका रैटन को अपनी बांसुरी बजाकर मेका को कंट्रोल करने को कहती है जो कि आसुका के कंट्रोल में है क्योंकि उसे विश्वास है कि अब वो रैटन से कहीं ज्यादा ताकतवर है तो वो उस पर हावी नहीं हो पाएगी। रैटन बांसुरी बजाना शुरू करती है और इस बार उसकी धुन आसुका और मेका पर कोई असर नहीं करती। इसके बाद रैटन हार जाती है और आउट हो जाती है। दूसरी तरफ वेजर को समझ नहीं आता कि साकामाकी इंसान है भी या नहीं, क्योंकि तब से लेकर उसने अपने कई पावरफुल अटैक साकामाकी पर थ्रो किए जो उसे हिट भी किए, पर साकामाकी को मानो जैसे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वेजर साकामाकी के साथ अब और फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकता था जबकि साकामाकी नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार था। वेजर का वेपन भी टूट चुका था और वो भी हारने के बाद रोशनी में गायब होने लगता है। साकामाकी कहता है कि उसके साथ फाइट करके उसे वाकई काफी मजा आया। पेस्ट देखती है कि उसके सारे लोग हार चुके हैं और वो बिना वक्त गंवाए सिटी में जहरीली हवा को छोड़ देती है ताकि सारे लोगों को और तेजी से इन्फेक्ट कर सके। एक छोटे बच्चे को यूं बचाने की कोशिश करती है पर टॉक्सिक हवा उसे छूने ही वाली थी, लेकिन तभी आसुका अपने मेका के साथ एंट्री करती है और टॉक्सिक हवा को आगे बढ़ने से ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद यू उस बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाती है। फिर पेस्ट बनी पर सरप्राइज अटैक कर देती है जिसे साकामाकी सही समय पर रोक लेता है और किक मार के उसे बिल्डिंग में दे मारता है। पेस्ट इन पर फिर से अटैक करती है जिसे साकामाकी रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता और तीनों दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद बनी प्लान बनाती है और कहती है कि वो अपनी एबिलिटी की मदद से सबको चांद पर ले जाएगी जहां उनके लिए पेस्ट से लड़ना आसान होगा। पलक झपकते ही सब लोग चांद पर होते हैं। पेस्ट ये देख गुस्सा हो जाती है और चार्ज अटैक को उन पर थ्रो करने वाली होती है, लेकिन तभी बनी अपना एक और कार्ड यूज करती है जिसमें से सनलाइट निकलने लगती है। सनलाइट उसकी कमजोरी थी क्योंकि ब्लैक प्लेग नाम की महामारी विंटर के मौसम में ही फैली थी। फिर साकामाकी उस पर अटैक करके उनसे दूर कर देता है और बनी आसुका को फाइनल अटैक परफॉर्म करने के लिए कहती है। बनी का इंद्र स्पेयर आसुका के पास था क्योंकि उसने अपनी वो एबिलिटी आसुका को पहले ही दे दी थी। अब मेका स्पेयर को पेस्ट की तरफ थ्रो करता है और सैंडोरा पेस्ट को अपनी एबिलिटी से पकड़ लेती है। स्पेयर सीधे पेस्ट को हिट करता है और इस तरह वो डीमन लॉर्ड पेस्ट को हरा देते हैं। सिरोयासा भी अब गेम के रूल से आजाद हो जाती है और सिटी के लोगों को गेम में मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। सैंडोरा भी अनाउंस करती है कि अब डीमन लॉर्ड खत्म हो चुका है। इधर आसुका स्पिरिट्स को उनके दिए गिफ्ट यानी मेका के लिए थैंक्स बोलती है। स्पिरिट्स उनकी साथी परी को यहाँ उसके साथ छोड़ जाते हैं ताकि जनरेशन टू जनरेशन वो उनकी सच्ची कहानी को पास ऑन करती रहे, और यहाँ आसुका उसका नाम मेरून रखती है जिसका मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, यानी कि उन 130 बच्चों की सच्ची कहानी उसके साथ हमेशा जिंदा रहेगी। इसके बाद साकामाकी मैंडोरा के पास जाता है और कहता है कि देखो मैं जानता हूँ तुमने ही डीमन लॉर्ड को गेम में इनवाइट किया था और सैंडोरा इसका अंजाम भुगतेगी। इस पर वो कहता है कि वो अपनी कम्युनिटी की ताकत को सबके सामने दिखाना चाहता था और सैंडोरा वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो मुझे दो। साकामाकी उसे माफ कर देता है और कहता है कि वो लोग अभी और डीमन लॉर्ड से लड़ने वाले हैं तो उन्हें जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम हमेशा रेडी रहोगे। मैंडोरा उनकी कम्युनिटी का साथ देने की कसम खाता है। इसके बाद नो नेम कम्युनिटी के पास उनका फ्लैग और नाम दोनों होते हैं और वो अपने सारे मेंबर्स के साथ फिर से बंजर जमीन को हरा भरा करने के लिए तैयार हैं। तभी साकामाकी को आसमान से एक और एनवेलप गिरता हुआ दिखता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एनीमे और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर फ्यूचर एक्सप्लेनेशन वीडियोस।